अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रैक टू सीएसएस चैनल। आज हम अपने कोर्स बिग कॉन्सेप्ट की तीसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। बिग कॉन्सेप्ट का कोर्स बेसिकली सीएसएस, पीएमएस और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बड़े प्रोमिनेंट और वेल नोन टॉपिक के ऊपर होगा, जो इंग्लिश एसे, पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर और अदर सब्जेक्ट में बहुत रेलिवेंट होते हैं। तो इस हवाले से आज हम अपने बिग कॉन्सेप्ट कोर्स की जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर। बेसिकली इस वीडियो के दो पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट जो होगा इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर की एवोल्यूशन, हिस्ट्री, डायमेंशंस के ऊपर होगा। और सेकंड वीडियो जो हमारी होगी वो जो आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन वुडरो विल्सन ने कॉन्सेप्ट दिया था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उसके ऊपर होगी कि आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसकी नोयत क्या है, वो इंटरनेशनल लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है या रेडिकल वर्ल्ड ऑर्डर है। और उस सेकंड पार्ट के अंदर हम ये भी एनालाइज करेंगे कि आने वाले दौर के अंदर जो राइज ऑफ चाइना हो रहा है, उस सूरत में अगर बैलेंस ऑफ पावर आता है, बाइपोलैरिटी आती है, तो कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर प्रिवेल करेगा। इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर बेसिकली अगर जब हम बात करें कि व्हाट इज़ इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर और व्हाट इज़ वर्ल्ड ऑर्डर और व्हाट इज़ इंटरनेशनल ऑर्डर, बेसिकली ये रूल्स, नॉर्म्स और वैल्यूज़ होते हैं जो स्टेट्स, कम्युनिटी ऑफ नेशंस जब अपने ताल्लुकात बनाते हैं एक दूसरे के साथ, या फॉरेन पॉलिसी अपनी अरेंज करते हैं, या एक दूसरे के साथ कोई भी बायलेटरल या मल्टीलेटरल रिलेशन बनाते हैं, तो वो उन नॉर्म्स और वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हैं। तो उसको आप वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं या इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। अगर हम इसकी एवोल्यूशन और हिस्ट्री के ऊपर बात करें तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद लीग ऑफ नेशंस बनी। लीग ऑफ नेशंस जब बनी तो उसमें यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने एक टर्म इजाद की, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। उससे मुराद ये लिया गया कि उससे पहले जो वर्ल्ड ऑर्डर था अब वो चेंज हो रहा है और एक अब नया ऑर्डर आ रहा है जिसको नाम दिया गया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो बुनियाद रखी गई वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के ऊपर रखी गई। लेकिन हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तक कैसे पहुंचे, उसके लिए क्या एवोल्यूशन हुआ, उसमें हिस्ट्री क्या है, ज़रा हम उस हिस्ट्री को देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट है पैक्स रोमानिया, या आप इसको पैक्स रोमाना भी कहते हैं। बेसिकली जब जूलियस सीजर की डेथ हुई है तो उसके बाद रोमन एम्पायर के अंदर सिविल वार स्टार्ट होगी। तो सिविल वार के इख्तिताम के ऊपर एक कॉन्सेप्ट जन्म लिया, ट्रायमविरेट। ट्रायमविरेट बेसिकली ये तीन लीडर थे, एक ऑक्टावियन था, एक लेपिडस था और दूसरा एंटनी था। इन तीनों ने मिलकर रोमन एम्पायर को चलाने की कोशिश की। लेकिन ये हुआ कि एंटनी और लेपिडस दोनों को शिकस्त हुई। ऑक्टावियन ने इन दोनों को डिफीट किया और ऑक्टावियन ने एक टाइटल अचीव किया अगस्टस का। और अगस्टस ने रोमन एम्पायर के अंदर पीस एस्टेब्लिश किया। 27 बिफोर क्राइस्ट से लेकर मार्कस ऑरेलियस 180 बिफोर क्राइस्ट तक जो है ना, रोमन एम्पायर के दरमियान एक पीस और प्रॉस्पेरिटी का दौर रहा है। ऑक्टावियन और मार्कस ऑरेलियस के दौर के दरमियान और इस पीस को और इस डेवलपमेंट को, इसको प्रोग्रेस को पैक्स रोमानिया का नाम दिया गया है। बेसिकली हम इसको रोमन वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। ये तकरीबन 2 सदी तक के ऊपर मुश्तमिल था। इसको रोमन वर्ल्ड ऑर्डर का नाम दिया गया। लेकिन जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ी और न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और कम्युनिकेशंस और ट्रैवलिंग के न्यू मोड्स दरियाफ्त हुए और ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हुई, ग्लोबलाइजेशन स्प्रेड हुई, तो उसके नतीजे में दुनिया के मुख्तलिफ पार्ट्स का आपस में जो कनेक्टिविटी हो गई, इंटर कनेक्टेड, उनके दरमियान एक रिलेशन डेवलप हुए। तो उस सूरत में बहुत सारी कम्युनिटीज़ या स्टेट्स ने आपस में अपने जो है ना बायलेटरल या मल्टीलेटरल रिलेशन डेवलप किए। तो उस सूरत में एक ऑर्डर डेवलप हुआ जिसे कहते हैं यूरोपियन ऑर्डर। यूरोप की जो कंट्रीज़ थे उन्होंने आपस में ट्रेड किया
और उन्होंने आपस में रिलेशन डेवलप किए, उनमें आपस में फॉरेन पॉलिसी के ऊपर मुख्तलिफ डिबेट्स हुए, मुख्तलिफ पैक्ट साइन हुए और मुख्तलिफ वार्स भी हुई। तो उसको नाम दिया गया यूरोपियन वर्ल्ड ऑर्डर का, जो यूरोपियन ऑर्डर का। तो यूरोपियन ऑर्डर को जब हम मजीद इसको देखते हैं, तो जब आफ्टर वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू, ये जो यूरोपियन ऑर्डर थे ये इंटरनेशनल ऑर्डर में कन्वर्ट हो गए। इंटरनेशनल ऑर्डर जो है बेसिकली ये स्टेट के जो रिलेशंस है उनको गवर्न करता है। यानी कि स्टेट का मोडस ऑपरेंडी क्या होगा, आपस में रिलेशन एक दूसरे से लेकर, या एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ जो रिलेशन बनाएगी उसमें किन नॉर्म्स, वैल्यूज़ और वो को मद्देनज़र रखेगी। तो उसमें सबसे अगर हम देखें कि वर्ल्ड ऑर्डर की क्रिएशन तो पैक्स रोमानिया से स्टार्ट हुई है, और उसके बाद जो सेकंड फेज़ आया है वो ट्रीटी ऑफ या पीस ऑफ वेस्टफेलिया आया है। बेसिकली सेंट्रल यूरोप के अंदर 30 साल जंग रही है जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के दरमियान थी, और इस जंग के आखिर के ऊपर एक पैक्ट साइन हुआ जिसे कहते हैं पीस ऑफ वेस्टफेलिया, जिसने इस 30 ईयर लॉन्ग वार को ख़त्म किया। और उसके पैक्ट के आखिर पर ऊपर ये 3 बड़े जो है प्रिंसिपल वो इमर्ज हुए। उसमें पहले जो प्रिंसिपल था वो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी था, कि तमाम स्टेट की जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी होगी उनको प्रिजर्व किया जाएगा, उनकी वायलेशन नहीं की जाएगी। दूसरा नेशनल इंटरेस्ट, उससे पहले जो है रिलीजन का जो है ना पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा अमल दखल था। तो कहा गया था कि स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखेंगी, ना कि रिलीजन की तनाजुर में रिलेशन बनाएंगी। तीसरा देखा गया कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पावर, कि एक तो पीस भी करेंगे और बैलेंस ऑफ पावर भी होगा। बैलेंस ऑफ पावर यानी कि 2 स्टेट, अगर पावरफुल स्टेट एक तरफ है तो 2 स्टेट पावरफुल दूसरी तरफ होगी। इस तरह जो है ना पावर शिफ्ट नहीं होगा और इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा। और जब भी इक्विलिब्रियम आता है तो उससे क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट या वार नहीं होते, बल्कि इससे स्टेबिलिटी आती है। तो यहाँ से ये बेसिकली वर्ल्ड ऑर्डर की जो है एवोल्यूशन स्टार्ट हुई। और उसके बाद जो है ना यूरोप से ये इमर्ज हुआ है, और आज जो हमारे पास जो वर्ल्ड ऑर्डर या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या इंटरनेशनल लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर मिलता है, इसकी बुनियाद यूरोप से डली है। और 17th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक आप देखते हैं तो यूरोप के अंदर 3-4 बड़ी पावर्स रही हैं। एक फ्रांस है, इंग्लैंड है, प्रूशिया है, ऑस्ट्रिया है, रशिया है। ये बड़ी पावर्स रही हैं। और उसके बाद इनको जो आकर टफ टाइम दिया है, तो वो जब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुई है प्रूशियन रूल के तहत, और राइज ऑफ यूएसए हुआ है, इटली हुआ है, जापान हुआ है, तो जो फ्रांस, इंग्लैंड, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया और रशिया है, और उनके मुकाबले में ये बड़ी पावर्स आकर एट ग्लोबल लेवल खड़ी हुई हैं, तो एक बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि 17th सेंचुरी के बाद जब यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, तो यूरोप के अंदर बेसिकली बैलेंस ऑफ पावर में शिफ्ट आया। और ये बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट जो टिल्ट हुआ है ये ग्रेट ब्रिटेन की तरफ हुआ है। ग्रेट ब्रिटेन ने बेसिकली 3 बड़े काम किए थे। एक तो उन्होंने किया था कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी की थी, उन्होंने रिफॉर्म्स की थी, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रिफॉर्म्स की थी। और फिर ये हुआ कि कमर्शलाइजेशन बड़ी ज़्यादा हुई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो है ना इकोनॉमिक ग्रो की है ग्रेट ब्रिटेन की, तो वो पावरफुल हुई हैं। और तीसरा ये टेक्नो इकोनॉमिक स्फीयर, यानी कि साइंस और इंडस्ट्री जो है ना उसकी मदद से उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप किया है। तो जब ग्रेट ब्रिटेन मिलिट्री और इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर ज़्यादा मजबूत हुआ, तो इसने आउटवेट कर दिया स्पेन को, पुर्तगाल को, ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर को और फ्रांस को। तो अब ये सारे इवेंट हो रहे थे और इसमें किसी हद तक बैलेंस ऑफ पावर था। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा मेजर इंसिडेंट हिस्ट्री में हुआ जिसे कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब 1799 तक चला है और इसमें कई सारे फेजेस आए हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कोई कहते हैं इसको नाकाम हुआ, कोई कहते हैं कामयाब हुआ। लेकिन इसमें बहुत बड़े कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी के, लिबर्टी के, ह्यूमन राइट्स के डेवलप हुए हैं। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के आखिर के ऊपर नेपोलियन बोनापार्ट आया है। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रेंच जो डायरेक्टरी है उसको कैंसिल किया और इनवैलिड करके, और उसने अपनी डिक्टेटरशिप इम्पोज की है।
और वो एक्सपेंशन की तरफ चला गया। उसने यूरोप को जो है ना ऑक्यूपाई करने की कनकर करने की कोशिश की है। लेकिन बैटल ऑफ वाटरलू के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट को शिकस्त हुई। तो उस शिकस्त के बाद यूरोप ने कांग्रेस ऑफ वियना साइन किया 1814 और 1815 के दरमियान, कांग्रेस ऑफ वियना। इसमें ये डिसाइड किया गया कि हम अपने तमाम जो स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या इश्यूज़ हैं उनको पैसिफिक मीन्स के ज़रिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम कॉन्फ्लिक्ट में या वार में एंटर नहीं होंगे, बल्कि कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के ज़रिए अपनी फॉरेन पॉलिसी को सॉफ्ट रखते हुए हम उन अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले जो बैलेंस ऑफ पावर था दूसरा ग्रेट पावर्स के दरमियान, वो आकर नेपोलियन बोनापार्ट ने शेक किया। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने अपना एक वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन वो बड़ा कम अरसा रहा। उसके बाद कांग्रेस ऑफ वियना हुआ। तो कांग्रेस ऑफ वियना के बाद एक फिर बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट होगा, वो जो काफ़ी अरसे तक रहा। तो कांग्रेस ऑफ वियना के बाद हम देखते हैं कि फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो गई है 1871 में। बेसिकली ये जो जर्मनी है इसके अंदर 25 स्टेट थी। तो 25 स्टेट के अंदर एक स्टेट थी प्रूशिया। तो प्रूशिया के जो ऑटो बिस्मार्क थे, उन्होंने जो प्रूशिया के प्राइम मिनिस्टर भी थे, उन्होंने तमाम जर्मन स्टेट्स को इकट्ठा किया और उनको जर्मन अम्पायर डिक्लेयर कर दिया। तो इससे जर्मनी बहुत पावरफुल हो गया और यूरोप के अंदर उसने ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन को टक्कर देना शुरू कर दी। तो उस यूनिफिकेशन के बाद इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, इक्विलिब्रियम पैदा करने के लिए एक डुअल अलायंस हुआ 1892 के अंदर। ये रशिया और फ्रांस के दरमियान था। यानी रशिया और फ्रांस ने ये अलायंस किया कि हम जर्मनी के अगेंस्ट जो है ना अपनी जो पावर है उसको पावर को प्रिजर्व करें और जर्मनी को टफ टाइम दें। उसके बाद एक और एग्रीमेंट हुआ फ्रांस और ब्रिटेन का, ये भी जर्मनी के खिलाफ था और ये इसको कहते हैं इंटांट कॉर्डाइल, यानी कि 1904 में हुआ। फिर एक तीसरा हुआ ट्रिपल एंटांट। ये ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया के दरमियान था और ये जर्मनी के खिलाफ था, क्योंकि जर्मनी मिलिट्री तौर पर और इंडस्ट्रियल तौर पर बहुत पावरफुल हो रहा था। तो उसको टैकल करने के लिए ये अलायंस बने थे। और जब ये अलायंस बने तो बैलेंस ऑफ पावर हुआ कि ये एक तरफ फ्रांस है, ग्रेट ब्रिटेन है और रशिया, और दूसरी तरफ जर्मनी है जो टेक्नोलॉजी के अंदर, वेपनाइजेशन के अंदर बहुत स्ट्रांग हो रहा है। तो एक न्यू मिलिट्री पॉलिटिकल अलायंस ये क्रिएट हुआ। तो इसने वर्ल्ड को दो ब्लॉक के अंदर डिवाइड कर दिया। अब दो डिवाइड किया तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हुई। अलाइड पावर और एक्सिस पावर के दरमियान जो है ये सेंट्रल पावर और अलाइड पावर के दरमियान जो है ये बेसिकली वार स्टार्ट हुई, जिसमें जर्मनी थी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था और टर्की थी, और दूसरी तरफ फ्रांस था, ग्रेट ब्रिटेन था और रशिया था। और लेटर ऑन 2017 के अंदर इनको यूएसए ने ज्वाइन कर लिया था। और इस वार के आखिर पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसे कहा गया लीग ऑफ नेशंस, जिसका मकसद ये था कि हमने अपने इंटरनेशनल पीस को जन्म देना है और इंटरनेशनल पीस को एट ग्लोबल लेवल हमने इंश्योर करवाना है, ताकि कोई ऐसा मेजर इंसिडेंट वर्ल्ड वार लाइक ना हो जाए। तो एक ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स भी साइन किया गया था, जिसमें जर्मनी के ऊपर कुछ सैंक्शन इम्पोज किए गए थे। जर्मनी की जो बाउंड्री डिमार्केशन की गई थी और जर्मनी के ऊपर कुछ इकोनॉमिक पेनल्टीज भी लगाई गई थी। तो ये जो है अब जो लग रहा है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जन्म ले रहा है। और इस स्टेज के ऊपर आकर वुडरो विल्सन ने कहा था कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है ना वो जन्म ले रहा है। अब ये हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि जर्मनी, जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुआ था, जर्मनी ने उसकी जो सेक्शंस थे उनको मानने से इनकार कर दिया। जर्मनी के ऊपर जो पेनल्टीज इम्पोज की गई थी उनको उसने मानने से इनकार कर दिया। तो ये हुआ कि वो जो पीरियड है 1919 के बाद का, वो बड़ा एक क्योटिक पीरियड रहा है। तो दुनिया भी उस वक्त जो है ना दो मिलिट्री ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई थी। एक तरफ यूएसए है, एक तरफ ग्रेट ब्रिटेन है और एक फ्रांस है, यूएसएसआर है, और दूसरी तरफ जर्मनी है, जापान है, इटली है। अब ये दो ब्लॉक बने हैं। तो उसके बाद वर्ल्ड वार
2 स्टार्ट हो गई है, जो अलाइड पावर और एक्सिस पावर के दरमियान थी, जिसमें अ, जिसमें ये है कि एक तरफ जो जर्मनी है और दूसरी तरफ यूएसए। और ये हुआ कि अब ये इस वार के अंदर जो आपकी एक्सिस पावर थी या आपकी जो सेंट्रल पावर थी, इनको शिकस्त हुई और डिफीट हुई, और उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन। तो एक अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर एक जन्म लेना शुरू हुआ है, और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इस सूरत में आया है कि पहले लीग ऑफ नेशन की बाद आया, अब यूनाइटेड नेशन बना। यूनाइटेड नेशन में भी वही इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, इस चीज़ को देखा जाएगा, और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट जो है उनको पैसिफिक मीन्स के ज़रिए सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। अब राइट आफ्टर वर्ल्ड वार टू एक कॉन्फ्लिक्ट और जन्म लेता है जिसे कहते हैं कोल्ड वार, जो बड़ी ग्रेट पावर्स यूएसएसआर और अमेरिका के दरमियान स्टार्ट होता है। और दुनिया इस वक्त बायपोलर हो चुकी है, और जिसमें यूएसएसआर और अमेरिका है, और वो सॉफ्ट पावर के ज़रिए लड़ रहे हैं, वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आ रहे। यानी कि वो अपने मुल्क आपस में नहीं टकरा रहे, बल्कि दूसरे कंट्रीज़ के दरमियान आकर लड़ रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक सपोर्ट भी कर रहे हैं और मिलिट्री सपोर्ट भी कर रहे हैं। और बेसिकली जो कोल्ड वार था, कोल्ड वार बेसिकली आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था यूएसएसआर और यूएसए के दरमियान। और इसके अंदर दो बड़े अलायंस पैक्ट भी हुए हैं, इन्होंने अपनी दो ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई है, एक नेटो बनाया और एक वार्सा ट्रीटी बनाया। बेसिकली इन अपने आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट को मटीरियलाइज करने के लिए, या इस बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करने के लिए, या अपने राइवल को काउंटर करने के लिए नेटो अलायंस भी बना है और वार्सा पैक्ट भी बना है, वार्सा ट्रीटी भी हुआ है। ये वर्ल्ड वार टू, और ये हमारा आप तो कहें कि कोल्ड वार तक का पीरियड है, और इसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वुडरो विल्सन ने कहा है, और इस वक्त ये चला है। और उस कुछ कहते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अब तक चल रहा है, लेकिन फ्रैंकिस फुकुयामा कहते हैं कि इंटरनेशनल लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर आ चुका है। जब यूएसएसआर जब टूटा है, अफ़गानिस्तान की जंग के अंदर जब यूएसएसआर का फाल हुआ है, उसके बाद कहते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ख़त्म हो गया, अब दुनिया यूनिपोलर है, और इंटरनेशनल लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर यानी कि डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म जो है, अब ये यूनिवर्सल नॉर्म्स है। अब फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, इंटरनेशनल लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसे हम क्या कहेंगे, उसके मेन फीचर्स क्या हैं, और इससे पहले जो वर्ल्ड ऑर्डर रहे हैं वो किस तरतीब से चेंज होते रहे हैं। यानी आप क्या है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले एक ऑर्डर था, वर्ल्ड ऑर्डर था, वो जो चेंज हुआ। बोनापार्ट ने एक वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने की कोशिश की, वो भी ख़त्म हुआ। फिर कांग्रेस ऑफ वियना हुआ, उसके दरमियान फिर एक वर्ल्ड ऑर्डर कायम होने की कोशिश हुई। उसके बाद जब वर्ल्ड वार वन से पहले एक वर्ल्ड ऑर्डर रहा है, फिर वो भी ख़त्म हो गया। फिर वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू के दरमियान लीग ऑफ नेशन क्रिएट हुई, तो उसमें भी एक वर्ल्ड ऑर्डर रहा है जो ख़त्म हो गया। तो उससे पहले भी एक वर्ल्ड ऑर्डर था, तो उसके बाद भी एक वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो गया। और जब कोल्ड वार एंड हुई है, कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि कोल्ड वार कंप्लीट जब एंड हुई है, तो उसके ऊपर जो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था वो ख़त्म हो गया, तो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आया, इंटरनेशनल लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, जिसके अंदर डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म प्रिवेल कर गए हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर नेटो और वार्सा ट्रीटी से आगे चलेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, उसकी फीचर्स क्या हैं। अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ख़त्म हो गया और इंटरनेशनल लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर आ गया है, तो उनके फीचर्स क्या है, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और इंटरनेशनल लिबरल ऑर्डर में किस हद तक सेम्बलेंस है, कौन से फीचर्स इनके कॉमन है, फ्रैंकिस फुकुयामा इसके ऊपर क्या कहता है, और सैमुअल पी हंटिंगटन क्या इसके ऊपर कहता है, और मॉडर्न जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशन के एक्सपर्ट हैं, वो इसको फोरकास्ट क्या कर रहे हैं कि फ्यूचर में राइज ऑफ चाइना भी है, यूएस रशिया का भी राइज हो रहा है, और यूएसए की इकोनॉमी भी और डॉलर जो है उसको चाइना और रशिया तोड़ नहीं पा रहे, और इंडिया का भी राइज हो रहा है, इंडिया बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब बन रहा है। तो इस सूरत में जो फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर होगा उसकी नोयत क्या होगी, वो बाइपोलर होगा, यूनिपोलर होगा, या मल्टी यूनिपोलर होगा, एक नया कॉन्सेप्ट आया है।
तो हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बेसिकली एवोल्यूशन और हिस्ट्री से निकल कर हम जो है फ्यूचर जो फोरकास्ट उसके ऊपर जाएंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो और दूसरी बिग कॉन्सेप्ट की वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ट्रैक टू सीएसएस उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।